नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पेट 2023 एग्ज़ाम के लिए हम लोगों ने जो घटना चक्र टो सीरीज़ के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे, तो आज हम लोग इसी क्रम में प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 to 5 प्रैक्टिस सेट जो सामान्य अध्ययन के हैं वह हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो यदि आपने अभी तक वह सेट नहीं देखे हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 6 नंबर प्रैक्टिस सेट। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है। मतलब कि ऐसा देश बताना है जिसकी सीमा समुद्र से लगती है, मतलब जल मंडल से लगती है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। इसमें जो ऑप्शन ए दिया गया है म्यांमार, देखिए इसकी सीमा बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान सागर से लगती है, ठीक है। जबकि भूटान जो दिया गया है इसकी सीमा नहीं लगती है जलमंडल से या समुद्र से किसी भी तरीके से। नेपाल की भी सीमा नहीं लगती है और अफगानिस्तान की भी सीमा नहीं लगती है। इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। म्यांमार ही ऐसा एक देश है जिसकी सीमा है वह स्थल मंडल से नहीं लगती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है। तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य जो है भारत का वह है गुजरात। इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब यदि प्रश्न में पूछा जाए कि गुजरात की कितनी किलोमीटर लंबी सीमा है, जो तटीय सीमा है, तो ध्यान रखिएगा 1214 किलोमीटर लगभग गुजरात की तटीय सीमा है, ठीक है। और यदि सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पर आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है आपका सेकंड नंबर पर आएगा, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट नंबर पर आएगा आपका गुजरात और सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें सही मिलान करना है कि इसमें कौन सा युग्म सही नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, शिव कुमार शर्मा का संबंध बांसुरी से नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो ए ऑप्शन में दिया गया है संयुक्ता पाणिग्राही, इनका संबंध ओडिसी नृत्य से है और राजा रवि वर्मा का संबंध चित्रकारी से है। और डी ऑप्शन में जो दिया गया है उस्ताद विलायत खां, इनका संबंध सितार से है। लेकिन जो शिव कुमार शर्मा हैं इनका संबंध बांसुरी से ना होकर किससे है, आप सभी ध्यान रखिएगा, संतूर से है, ठीक है। यह एक प्रसिद्ध संतूर वादक थे, ठीक है, शिव कुमार शर्मा। अगला प्रश्न है कि कलिंग पुरस्कार किस संस्थान या संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार यह यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा यूनेस्को के द्वारा सन 1951 में यह पुरस्कार देना स्टार्ट हुआ, ठीक है। 1952 में यह प्रथम पुरस्कार दिया गया और 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा प्रथम पुरस्कार कब दिया गया था, 1952 में, और कलिंग पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, 1951 में। तो दोनों आपको बिंदु ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन अगले प्रश्न चलने से पहले हम यहाँ पर क्लियर एक पॉइंट और कर लेते हैं कि कलिंग पुरस्कार जो है कभी कभी पूछा जाता है आपके प्रश्न में, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विशेष योगदान वाले व्यक्तियों को दिया जाता है, ठीक है, साइंस एंड टेक के लिए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो सभी जानते होंगे राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसलिए जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 जनवरी, ठीक है। देखिए आप सभी जानते होंगे कि जो स्वामी विवेकानंद जी हैं इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। तो इसी जो है उपलक्ष्य में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946। इसलिए जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, 1946, ठीक है। और यदि इसका मुख्यालय पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, जो कि यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है। तो बताना है कि पंबन द्वीप कहाँ स्थित है। तो वह स्थित है तमिलनाडु में। इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में, आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि पंचतंत्र को किसने लिखा था। सभी जानते होंगे पंचतंत्र को विष्णु शर्मा जी ने लिखा था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो राज्यसभा का जो सदस्य रहता है इसका कार्यकाल की यदि हम बात करें तो वह होता है 6 वर्ष। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, ठीक है। और यदि बात करें कि राज्यसभा जो है यह कभी भी विघटित नहीं होती है। ध्यान रखिएगा यह एक कैसा सदन है, स्थायी सदन है जो कि कभी विघटित नहीं होता है। बात कर लें कि इसके सदस्य कार्यकाल की, तो जैसा बताया 6 वर्ष होता है, ठीक है।
और इसका जो 1/3 सदस्य होते हैं राज्यसभा के, यह प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, यह भी ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गित किया जाता है? तो वह वर्गित किया जाता है उपक्रमों के स्वामित्व पर। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीडीपी का विस्तारित रूप क्या होगा? तो जीडीपी का विस्तारित रूप जो रहता है वह रहता है सकल घरेलू उत्पाद, मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि भारत में बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आप सभी जानते हैं कि दूसरी बार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वह हुआ था अप्रैल 1980 में। इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अप्रैल 1980 में। या दूसरी बार की बात की जा रही है। यदि पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था या पूछा जाए तो आप सभी याद रखिएगा, डेट है 19 जुलाई और सन है 1969। ठीक है, 1969 को पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और दूसरी बार अप्रैल 1980 में। ठीक है, अब यह तो पहला पॉइंट हो गया इस राष्ट्रीयकरण की बात। अब यदि बात करें कि पहली बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ था उसमें कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो वह ध्यान रखिएगा पहली बार में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिनकी जमाएं जो थी वह 50 करोड़ रुपये से अधिक थी। ठीक है, और जो दूसरी बार अप्रैल 1980 में हुआ था उसमें कितनी बैंकों का? उसमें टोटल 6 बैंकों का हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा 6 बैंकों का। अगला प्रश्न है कि भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपये तथा कारोबार 5 करोड़ रुपये तक होता है उन्हें जाना जाता है, उन्हें किस नाम से बोलते हैं? तो उन्हें बोलते हैं सूक्ष्म उद्योग। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो 5वीं पंचवर्षीय जो योजना आई थी, पंचवर्षीय योजना, तो उसका जो मूल उद्देश्य था, मेन एम था, वह था गरीबी हटाओ। तो इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है वह कब से कब तक थी? उसका टाइम पीरियड था 1974 से लगाकर 1974 से स्टार्ट होकर 1979 तक चली थी। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है कि खाली जगह दी गई है, फिर है दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। तो बताना है कि कौन सा दर्पण कारों की जो हेडलाइट रहती हैं उसमें उसका यूज होता है। तो वह होता है अर्धवृत्तीय दर्पण। ठीक है, क्या हो जाएगा? नहीं सॉरी, अवतल दर्पण होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? ऑप्शन डी अवतल दर्पण सही करिएगा। अवतल दर्पण का प्रयोग जो है कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। यदि बात करें कि कारों का जो बैक मिरर होता है, पीछे की चीज़ों को देखने के लिए किसका किया जाता है? वह किया जाता है उत्तल दर्पण का। ठीक है, तो दोनों आप लोग जो अंतर है इनमें वह ध्यान रखिएगा। जो दर्पण, कौन सा दर्पण जो हेडलाइट में आगे प्रयोग किया जाता है कारों की या किसी भी मोटर वाहन के, तो वह अवतल दर्पण रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण की खोज अंग्रेजी के चिकित्सक थे विलियम हार्वे, इन्होंने की थी। तो जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है? तो टाइफाइड बुखार का कारण बनता है बैक्टीरिया। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बैक्टीरिया। ध्यान रखिएगा, टाइफाइड एक ऐसा है जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, या बैक्टीरियल रोग है, और जो कि किस जीवाणु के कारण होता है? ध्यान रखिएगा, यह जो जीवाणु का नाम है वह है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, इसके कारण या टाइफाइड रोग होता है या टाइफाइड बुखार होता है। 18 नंबर प्रश्न है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो जो तरल अवस्था में धातु पाई जाती है आप सभी जानते होंगे, एक ही धातु है पारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जिसे मरकरी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? यह पूछा गया है। तो CaOCl2 का सामान्य नाम रहता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह कैसा है? यह एक अकार्बनिक यौगिक है, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे कि इसका जो कलर रहता है आप देखते होंगे पाउडर के रूप में व्हाइट कलर का रहता है, सफ़ेद कलर का रहता है, जिसमें एक क्लोरीन जैसी तेज गंध आती है, तेज स्मेल आती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है। बताना कि जो शिक्षा का अधिकार है वह किस प्रकार का अधिकार है? राजनीतिक, मूलभूत, सामाजिक या विधिक अधिकार? तो शिक्षा का अधिकार मूलभूत अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार कैसा है? मूलभूत अधिकार है। ध्यान रखिएगा, संविधान में जो 86वां संशोधन अधिनियम लाया गया था 2002 में, तो इसी अधिनियम के द्वारा भाग 3 में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था
जिसने की थी। तो इसमें यह क्या अधिकार, कैसा अधिकार था? मूलभूत अधिकार था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देशित करता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह बताना है कि कौन सा अनुच्छेद होता है। तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और जो अनुच्छेद 29 दिया है 29, इसका संबंध किससे है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से है। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है। तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत क्या दिया गया है यह बताना है। तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत क्या रहता है? प्रेसिडेंट की शपथ, तो राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और यदि 61 नंबर अनुच्छेद पूछा जाए आर्टिकल 61, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा अनुच्छेद 301। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 301 के द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? जो पंचायती राज है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह करता है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर पंचायती राज का सिद्धांत निर्भर है। ठीक है, आधारित है। ऑप्शन देख लीजिए सभी ऑप्शन आप एक बार। फिर आगे क्वेश्चन है कि 25 नंबर, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। तो आज़ाद हिंद सरकार का जो निर्माण हुआ था वह कब हुआ था यह पूछा गया है। तो वह हुआ था 21 अक्टूबर 1943 को, 1943 को। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो उनका नाम बताना है। तो उनका नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। आप सभी को ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उनका नाम था विनोबा भावे। ठीक है, क्या नाम था? विनोबा भावे। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था। ठीक है, तो वह प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। ध्यान रखिएगा यदि द्वितीय सत्याग्रही या दूसरा सत्याग्रही पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू। 28 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष में मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचिका या निर्वाचक मंडल की मांग को मान लिया गया था? तो कब माना गया था? 1909 में। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1909 में आप जानते होंगे मार्ले मिंटो अधिनियम जो है 1909 को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, इसी ने क्या किया था? मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचन की व्यवस्था की थी या मान लिया था। अब देखते हैं 29 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? तो गदर पार्टी का पहला सभापति जो थे वह थे सोहन सिंह भागना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गदर पार्टी ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना अमेरिका में और कनाडा में भारतीयों ने कब की थी? 1913 में की थी। यह सन भी आपको ध्यान रखना है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 30 नंबर, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया है? ठीक है, काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है, आप सभी को यह पता होगा। कर्जन ने काट दिया था। ध्यान रखिएगा का से कर्जन, का से काटना। तो बंगाल का विभाजन मतलब ऐसे याद रख सकते हैं, बंगाल को किसने काट दिया था? कर्जन ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को जो है अंजाम दिया था। और कब दिया था यदि सन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 1905 में। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो जो भगवान महावीर थे इनकी जो शिक्षाएं थी इनका संकलन किया गया था, तो उस संकलन को कहते हैं अगम सूत्र। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगम सूत्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? तो धौलावीरा में किसने खुदाई शुरू करी थी? उनका नाम था R.S. बिष्ट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। R.S. बिष्ट ने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी। ठीक है, तो सन और किसने स्टार्ट करी थी यह ध्यान रखना है आपको हर हाल में। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ शासक दिए गए हैं और एक तरफ रानियां दी गई हैं। ठीक है, यह कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न का जो सही मिलान होगा वह होगा
चंद्रगुप्त जो दिया गया है, इनकी रानी का नाम था कुमार देवी, तो इसको 3 नंबर से मिलाएंगे। फिर समुद्रगुप्त की जो रानी थी, पत्नी थी, इनका नाम था दत्ता देवी, तो इसको 1 नंबर से मिलाएंगे। फिर जो चंद्रगुप्त दिया गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम था कुबेर नागा, तो इसको 2 नंबर से मिलाएंगे। और कुमारगुप्त प्रथम की जो पत्नी थी, उनका नाम था अनंत देवी, ठीक है, तो इसको 4 नंबर से मिलाएंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए 3, 1, 2, 4, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, आप एक जगह इसको लिख लीजिएगा, प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि महाबलीपुरम में पंच रथों से 4 रथ, धर्मराज युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ, 5वें रथ का क्या नाम था? तो इसमें 4 रथों के नाम दे दिए गए हैं, लेकिन 5वां रथ जो है मिसिंग है, उसका नाम बताना है। तो जो 5वां रथ था उसका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, वह है द्रौपदी रथ, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, द्रौपदी रथ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड एक पॉइंट और भी आपको ध्यान रखना है। यदि पूछा जाए इसका निर्माण कब हुआ था, तो इन 5 पांडवों रथों का निर्माण जो हुआ था वह पल्लव काल में हुआ था। पल्लव काल में आप सभी को ध्यान रखना है। 35 नंबर प्रश्न है कि एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो हवा की दिशा में जो मौसमी परिवर्तन होता है उसे कहते हैं मानसून। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, मानसून। मानसून शब्द की उत्पत्ति आप सभी जानते होंगे, अरबी भाषा मौसम से हुई है। किससे? मौसम से हुई है, जिसका वर्ड मीनिंग या शाब्दिक अर्थ क्या है? मौसम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, सही है, ठीक है, ध्यान रखना, कौन सा युग्म सही है। इसमें पूछ रहा है कि कोई एक सही है, बाकी 3 गलत हैं। चलिए देखते हैं। ए में क्या दिया गया है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपको बताना है। तो इसमें असम दिया गया है, जो कि गलत है, ठीक है, असम में नहीं है। कहाँ है? राजस्थान में है। आप सभी को ध्यान रखना है, या कहाँ है? राजस्थान में, आर से राजस्थान, ध्यान रखिएगा। फिर से लिख दूँ, या कहाँ है? असम में ना होकर कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। अगला है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में ना होकर कहाँ है? गुजरात में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुजरात में है। फिर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा, या उत्तर प्रदेश में, यूपी में ना होकर कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में है। फिर डी ऑप्शन में दिया गया है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसलिए यही उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही मिला हुआ है, बाकी ए बी सी गलत मिलान थे, जो कि सही मिलान हमने आपको बता दिए। केवलादेव कहाँ है? राजस्थान। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। नंदा देवी उत्तराखंड। 37 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है उसका नाम है ग्रीनलैंड। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ग्रीनलैंड संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा किसके अधीन है? डेनमार्क के अधीन है, ध्यान रखिएगा, यह डेनमार्क के अधीन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान करना है। एक तरफ पर्वत श्रृंखला का नाम दिया गया है और एक तरफ महाद्वीप का नाम दिया गया है, तो बताना है कि पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है, जो 1, 2, 3 नंबर में दी गई हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह ध्यान रखिएगा, जो हिमालय है, आप सभी जानते होंगे हिमालय कहाँ है? एशिया में स्थित है, ठीक है, कहाँ है? एशिया में। और फिर यदि बात करें हम लोग एंडीज़ की, तो एंडीज़ कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। तो यदि हम मिलान करें तो अमेरिका का किससे मिलान करेंगे? एशिया से मिलान करेंगे। और एंडीज का मिलान करेंगे तो दक्षिण अमेरिका से। और रॉकी पर्वत कहाँ है? वह है उत्तरी अमेरिका में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ए का सी हो गया, 2 नंबर का ए हो गया और 3 नंबर का बी हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है कि 39 कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो वर्तमान समय में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। तो ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यदि दूसरे नंबर पूछा जाए तो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है अपना प्यारा भारत, ठीक है। तो पहले नंबर पे आ जाएगा चीन और सेकंड नंबर पे आ जाएगा इंडिया या भारत। अगला प्रश्न है कि एक तरफ देश दिए गए हैं, एक तरफ उनकी राजधानी दी गई हैं, तो इसमें सही मिलान करना है। तो देखिए रोमानिया जो है, रोमानिया देश की राजधानी है बुखारेस्ट, तो या 2 नंबर से मिल जाएगा। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, तो यह 1 नंबर से मिल जाएगा। और नाइजीरिया की जो राजधानी है वह है अबुजा, तो यह 4 नंबर से मिलेगा। और वियतनाम की राजधानी हनोई। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, 2, 1, 4, 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अगस्त 2023 में, अब देखिए यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन में हर बार की भांति इस बार भी 61 से 70 तक जो है आपके 10 प्रश्न जो है यह करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, तो इनको आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। अगस्त 2023 में लॉन्च की गई भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर का नाम क्या है?
तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा, आपको ध्यान रखना है, जो राइफल का नाम है उसका है प्रबल। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, प्रबल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि जून 2023 में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में उत्तर प्रदेश को कुल प्राप्तांकों के आधार पर बड़े राज्यों की श्रेणी में किस स्थान पर रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश को 5वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 5वें स्थान पर रखा गया। 63 नंबर प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किए जाने के बाद वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो वर्तमान में जो राष्ट्रीय दलों की संख्या है वह हो गई है 6। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वह 6 राष्ट्रीय पार्टियां कौन सी है आप ध्यान रखिएगा। एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, दूसरी है बीजेपी, तीसरी है BSP मतलब बहुजन समाज पार्टी, चौथी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, जिसे CPI कहा जाता है, फिर जिसे नेशनल पीपल्स पार्टी NPP, और छठी है आम आदमी पार्टी, आप जिसे आप कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जल बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वह राज्य कौन सा है जिसने पहला देश का जल बजट तैयार किया? तो वह है केरल। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2023 में संपन्न पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो वह है भारत ने जीता है, अपना प्यारा महान भारत। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को किस राज्य में लॉन्च किया? तो वह लॉन्च किया कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क या अरोमा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है कन्नौज में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यूपी में जो कन्नौज जगह है, यहाँ कन्नौज जिला यह परफ्यूम के लिए काफ़ी फेमस है, इत्र के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ जो है कई प्रकार की इत्रें रहती हैं या बनाई जाती हैं जो कि देश विदेश में निर्यात की जाती हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो जो 2021 का गांधी शांति पुरस्कार है वह दिया जाएगा गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा 1923 में हुई थी। ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर। अगला प्रश्न है कि 69 कि जम्मू एवं कश्मीर के किस जिले में लिथियम की खोज की गई है? तो लिथियम की खोज आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में की गई है और दूसरे नंबर पर राजस्थान में। तो जम्मू कश्मीर के किस जिले में की गई है यह बताना है। तो रियासी जिला जो है वहाँ की गई है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? जो 108 नंबर की भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ है यह बताना है किस जगह हुआ है। तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा, नागपुर में इसका आयोजन हुआ है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी के सामने सामान्य अध्ययन के जो पेट में 50 प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसी में प्रैक्टिस नंबर 6 का घटना चक्र 2 का या 50 प्रश्नों का यह श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होता हुआ। अगले वीडियो में आपको मिलेंगे 7 नंबर की प्रैक्टिस सेट आपको आपके समक्ष उसको सॉल्व कराने के लिए। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और धन्यवाद।